कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। मनीष सिसोदिया को देश का नहीं दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया है। वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात होती है, मनीष सिसोदिया की फोटो छपती है, उसके अगले दिन सीबीआई रेड करने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने है। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है। सबका स्वागत। सामने आ चुका है कि जो लिकर स्कैम के सबसे बड़े कैश कलेक्टर और कर्ता धर्ता हैं, उनको फोटो डिलीट करवा के अपने रिश्ते छिपवाने की और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार कर रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो में आप सबका स्वागत है। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर अभी भी जारी है। दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राउंड वाइज मुकाबला चल रहा है। एक के वार और दूसरे के पलटवार चल रहे हैं सारा दिन से। दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी और बिहार और दूसरी जगहों की राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इसमें कूद पड़े हैं। सवाल बड़ा है, क्या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? सवाल यह भी है कि 12 घंटे की रेड में सीबीआई को क्या क्या सबूत मिले हैं। खबर है कि कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं, तो क्या ये गोपनीय दस्तावेज इतने पुख्ता हैं कि सिसोदिया के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं? आज इन सारे सवालों के जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। मैं एक एक सवाल का जवाब आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले खबर बता देती हूं। दरअसल आज सुबह 8:30 बजे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची। नई एक्साइज पॉलिसी में करीब 144 करोड़ घोटाले के सिलसिले में सिसोदिया के घर की तलाशी शुरू की गई। छापेमारी मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके सरकारी आवास AB 17 मथुरा रोड पर अभी तक चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई ने सिसोदिया और उनके परिवार के मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। सिसोदिया की गाड़ी की भी तलाशी ली गई है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। सिसोदिया के साथ साथ एक्साइज पॉलिसी लागू करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर भी रेड हुई। दिल्ली समेत 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। दिल्ली की शराब नीति को लेकर सीबीआई की इतनी बड़ी रेड शुरू होते ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एजुकेशन वाला चैप्टर पलट दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख का हवाला दिया, जिसे बीजेपी ने एडवर्टाइजमेंट करार दे दिया। मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खिंच गई हैं। सवाल उठने लगे कि छापेमारी के बाद आगे होगा क्या? क्या मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? यही है आज पब्लिक का सवाल। सिसोदिया शराब घोटाले में कैसे फंसे, इसकी भी एक पूरी फैक्ट बाय फैक्ट एनालिसिस आपको दूंगी, जिसे केजरीवाल कट्टर ईमानदार बता रहे थे। उन पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटकी है? जुलाई 2022 में चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को चिट्ठी लिखी और इसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके दौरान एक्साइज पॉलिसी को लेकर विजिलेंस ने भी अपनी जांच शुरू की, लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आज सीबीआई रेड हो चुकी है। फिर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में 16 लोगों के नाम हैं, जो आपको टीवी स्क्रीन पर एक एक करके दिखेंगे। एफआईआर कॉपी में भी क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन ये सब बातें तो पीछे की हैं। पहले 2 स्टेप के बाद नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या होगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए जाएंगे सत्येंद्र जैन की तरह? मैं बार बार ये सवाल इसलिए उठा रही हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिक के सवाल इसी को लेकर हमारे पास आए हैं।
दर्शकों, शराब नीति पर सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई तो मनीष सिसोदिया ने एक के बाद 3 ट्वीट किए। थोड़ी देर बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया को देश का बेहतरीन शिक्षा मंत्री भी बताया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल के छपे लेख का हवाला दिया। सुनिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फ़ोटो आनी चाहिए। वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी की फ़ोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। ये बहुत बहुत गर्व की बात है। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। केजरीवाल जी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के जरिए सिसोदिया की तारीफ की तो बीजेपी ने दुबई के खलीज टाइम्स को ढूंढ निकाला। कहा कि 2 विदेशी अखबारों में एक जैसे लेख कैसे छपे। बीजेपी ने और क्या गंभीर सवाल उठाए, आज उनको भी सुन लीजिए। माने जाने वाले देश अमेरिका के सबसे ज्यादा रिनाउंड और बड़े अखबार में पहले पन्ने पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है। दिल्ली में चल रहे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है। तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी, तो ये उन्हीं को पता होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक दूसरे पर अटैक का सिलसिला अभी भी जारी है। पब्लिक कंफ्यूज है कि कौन कट्टर ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचारी। सवाल सिर्फ यही नहीं है, कई और भी हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह राज्यसभा के सांसद और सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा में सांसद भी हैं। दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज हम अब राउंड वाइज इन दोनों पैनलिस्ट के सामने सवाल रखना चाहते हैं। ये दोनों बारी बारी से उसका जवाब देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एक कर दोनों लोग बोलें जिससे पब्लिक को समझने में कोई दिक्कत ना हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सबसे पहले पब्लिक का सवाल का पहला राउंड और पहले राउंड में मैं सबसे पहले संजय सिंह जी से पूछना चाहती हूं, अगर आप ईमानदार है तो सीबीआई रेड से इतनी बौखलाहट क्यों है? संजय भाई, क्यों इतनी बौखलाहट?
देखिए, ऐसे ही मासूमियत से भाजपा के लोग और कई टीवी एंकर्स हमसे बार बार पूछते रहे हैं। जब केजरीवाल जी के दफ्तर पे छापा हुआ था तो कहा कि भाई जब आप ईमानदार हैं तो जांच कराइए। हमने कहा करिए जांच। 7 साल हो गए आज तक उस जांच में कुछ नहीं निकला। फिर मनीष सिसोदिया पे एक सीबीआई का छापा हुआ, बोले ईमानदार हैं तो जांच कराइए, क्या दिक्कत है आपको? हमने कहा भाई कर लीजिए, उसमें भी कुछ नहीं निकला। फिर हमारे 40 विधायकों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। अरे बोले ईमानदार है, कुछ अपराध किया नहीं है तो गिरफ्तार हो लो, लाठी खा लो, जेल में रह लो कुछ दिन, क्या प्रॉब्लम है? फिर कोर्ट से वो लोग कई मामलों में सब लोग बरी होके आए, दिल्ली पुलिस को फटकार भी पड़ी। फिर सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलों की दिल्ली की जांच कराई। अरे बोले ईमानदार हो, जांच कराओ, क्या प्रॉब्लम है? 400 फाइलों की तो जांच होनी है, तुम्हारे अधिकारियों को 12-12 घंटे पूछताछ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 400 फाइलों की जांच करके बोले क्लीन चिट है। तो आज भी हमने स्वागत ही कर लिया। हमारे पास रास्ता क्या है? सीबीआई इनके पास, ईडी इनके पास, दिल्ली पुलिस इनके पास, एसीबी इनके पास, एलजी इनके पास, चीफ सेक्रेटरी इनका। आप जांच करिए, कहां रोक रहे हैं? सुबह ही स्वागत कर दिया। निकलेगा पहले भी कुछ नहीं था और निकलेगा अब भी कुछ नहीं। दरअसल मसला क्या है? मसला शराब नीति नहीं है जो आप पूछ रही हैं। मसला है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मसला है कि दिल्ली के बाद पंजाब कैसे जीत गए और गुजरात कैसे पहुंच गए। और गुजरात पहुंच गए तो वहां भी कह रहे हैं हम फ्री शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। वहां भी दिल्ली के मॉडल की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी। तो तुरंत मोदी जी सामने आते, कहते मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। जब केजरीवाल जी ने बता दिया कि भाई रेवड़ी तो आपने 10 लाख करोड़ अपने मित्रों का राइट ऑफ किया, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिया, तो कहने लगे सीबीआई, ईडी। और किस दिन छोड़ रहे हैं? जब अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले पेज पे खबर छपती है दिल्ली के शिक्षा क्रांति के बारे में, मनीष सिसोदिया के बारे में, केजरीवाल जी के बारे में, सीबीआई, ईडी पहुंच जाती है। आज साबित कर दिया मोदी जी ने कि 2024 का चुनाव, जो ये सवाल पूछा जाता था मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, जवाब बीजेपी ने खुद दे दिया कि मोदी जी को घबराहट है तो केजरीवाल से। 24 का चुनाव होगा मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। चलिए, जवाब दे दिया। बहुत अच्छा। एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा जी। आप जांच चाहे जितनी कराइए, चाहे जितनी जांच कराइए, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को और अरविंद केजरीवाल को आप रोक नहीं पाओगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को आप रोक नहीं पाओगे, वो बढ़ेगा। शराब के मुद्दे पर अगर वास्तव में कोई कार्रवाई करनी होती इनको, तो पहली कार्रवाई तो इनको जहरीली शराब से जहां 100 लोगों की मौत हुई गुजरात में, वहां पे करनी चाहिए थी। जहां नकली शराब के धंधे में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं, 10,000 करोड़ रुपए का जहां पे धंधा होता है नकली शराब और जहरीली शराब का, वहां पे कार्रवाई करनी चाहिए। कितनी ईडी, सीबीआई, कितने ने कार्रवाई की? नहीं की। तो मसला सिर्फ जो है वो मैंने आपको बता दिया कि केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराहट और बौखलाहट। चलिए, बौखलाहट आम आदमी पार्टी में नहीं है, संजय सिंह जी का कहना है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। सारे चार्ज उन्होंने लगा दिए कि लोकप्रियता है केजरीवाल की, जिससे बीजेपी घबरा रही है। देखिए, इन्होंने जितने भी प्रकार के आरोप लगाए और इन्होंने कहा कि हमने तो स्वागत कर लिया, हमारे पास कोई रास्ता ही क्या था। मगर 100 बात की एक बात, अगर सब कुछ सही था तो एक्साइज पॉलिसी पलट क्यों दी? इसका मतलब रास्ता तो निकलने का निकाल लिया गया, क्योंकि पता था कि जब जांच होगी तो बहुत सारी चीजें नीचे तक पहुंच जाएंगी। तो कम से कम तकनीकी आधार पर कोर्ट में बचने का शायद ये आधार बन जाए कि अब वो पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। शायद वकीलों ने सलाह दिया होगा। तो ये दिखाता है कि दाल में कितना काला था। बाकी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। फिर दूसरी बात कि साहब शिक्षा में बड़ा शानदार काम किया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी बड़ी तारीफ कर दी। और ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी आके क्या बोले। पहले तो उनके वीडियो में एक शब्द आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाना, फिर उन्होंने कहा छपना। पहले छपवाना कहा, फिर कहा छपना। कितना मुश्किल होता है। दूसरी बात याद करिए, उन्होंने कहा सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स। आपको पता है क्या न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है? सबसे बड़ा अखबार है जापान का योमिरी शिंबन। तमाम चाइनीज अखबार उससे बड़े हैं। नाविका जी जाके चेक करवा लीजिएगा। जो न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन 11 लाख के आसपास है
और आपके ग्रुप के टाइम्स ऑफ इंडिया का 30 लाख है। 3 गुना बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स से, मगर उनको न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा नजर आता है। और मजे की बात यह देखिए कि ये लोग ये कहते हैं जो खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी वही खलीज टाइम्स में छपी। और न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के पक्ष में कितनी खबरें छपी हैं, आज से नहीं 20-25 साल का रिकॉर्ड उठा के दिखा लीजिएगा कि भारत के पक्ष में कब कब न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने दिल्ली दंगों के समय जब आईबी के अफसर अंकुर शर्मा, जिनको सैकड़ों चाकू उनको मारे गए थे, उसने ये खबर निकाल दी थी कि अंकुर शर्मा के भाई ने कहा कि हिंदुओं ने मारा है उसको। अंकुर शर्मा के भाई ने कहा मेरी तो किसी न्यूयॉर्क टाइम्स वाले से बात ही नहीं हुई है। इसलिए जो अखबार सदा सर्वदा से, आज से नहीं, आम आदमी पार्टी 2013 में आई, मैं कह रहा हूं 1993 से चेक कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा भारत के खिलाफ लिखता रहा, वही अखबार आपको नजर आता और उसमें भी छपवाना और उसके आधार के ऊपर आप अपना जस्टिफिकेशन देने का प्रयास करते हैं वो। तीसरी बात आपने कहा लोकप्रियता की बात और प्रधानमंत्री जी के प्रति, भाई इससे तो बहुत साफ हो गया कि बाकी तो बाद में लड़ेंगे, पहले तो आपस में लड़ेंगे कि भाई विपक्ष में अपने को बड़ा नेता साबित करना है। जहां तक लड़ने की बात हुई, जब जब कांग्रेस से आप लड़े हैं दिल्ली में या पंजाब में तो आपको विजय मिली है। जब जब भाजपा से लड़े हैं इसी चुनाव में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, आपने गोवा में भी ट्राई किया, यूपी में लगभग ज्यादातर जगहों पे जमानत जब्त हो गई, यूपी में लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो जहां तक ये आप कहने का प्रयास करते हैं लोकप्रियता बढ़ने की बात, तो हम एक बात और कह दें, आपके याद करिए नाविका जी 2014 और 19 में तमाम जगह मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि केजरीवाल जी के जो वोटर है, आम आदमी पार्टी के वोटर, ये लोग भी कहते थे दिल्ली में केजरीवाल चाहिए और केंद्र में मोदी चाहिए। जनाब अगर आप मोदी से मुकाबला करने लगेंगे तो बड़ा खतरा हो जाएगा। हो सकता है आपका परंपरागत वोटर भी केंद्र में मोदी जी को ही देखना चाहता, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। 2024 में तब की तब देखेंगे सुधांशु जी। लेकिन मैं राउंड 2 का आगाज करती हूं और मैं संजय सिंह जी आपसे पूछना चाहती हूं, यहां मुद्दा है शराब नीति का। जब शराब नीति का मुद्दा है तो दुहाई शिक्षा नीति की क्यों दे रही है आम आदमी पार्टी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि यू टर्न हो गया एक्साइज पॉलिसी में, शराब की नीति में, अगर गलत नहीं था तो क्यों किया यू टर्न? देखिए बहुत वैलिड सवाल आपने पूछा है नाविका जी, मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात मैंने इसलिए की कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल हमारा पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय मॉडल है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है, ट्रंप की पत्नी, तो वो कहती है हमें केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल देखना है, स्कूल देखना है। आज दुनिया के तमाम देशों के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, कोफी अन्नान जी हों, वो हमारे मोहल्ला क्लिनिक से लेके और स्कूलों की तारीफ कर चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आके हमारी तारीफ कर चुके हैं। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। वो बौखलाहट का कारण है, मैंने इसलिए बात कही। अब शराब नीति की बात अगर आप कह रही हैं तो एक तो अभी देखिए आपके सामने जवाब नहीं दिया उन्होंने, गुजरात पे एक शब्द नहीं बोला कि जिस राज्य में 27 साल से बीजेपी है, जहां पर शराब बंदी है, वहां पे जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए, कितनी ईडी, कितनी सीबीआई, कितनी पुलिस की कार्रवाई हुई, उस पर उन्होंने नहीं बोला। दिल्ली की पॉलिसी बात कर लीजिए आप। दिल्ली की पॉलिसी क्या थी? दिल्ली की पॉलिसी जब बनी तो उस समय 4 शराब के ठेके पिछली साल की तुलना में कम थे। यह मैं आधिकारिक रूप से आपके चैनल पे बोल रहा हूं। लेकिन क्या हल्ला मचाया भाजपाइयों ने, इनकी झूठ कंपनी ने? अरे बाप रे बाप, गली गली में शराब की दुकान खुल गई, चारों तरफ शराब की दुकान खुल गई। हमने एक दिन सारे चैनल्स को आंकड़ा दिया था नाविका जी कि दिल्ली में पर आबादी के कितने शराब के ठेके हैं, वो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ही न्यूनतम और कम है। इसका भी आंकड़ा दिया था। दूसरी बात, जिस शराब नीति को ये कह रहे हैं कि आपने वापस क्यों ले लिया, तो ये चित भी मेरी, पट भी मेरी इनकी है। आप मुझे बताइए, एक पॉलिसी बनी जिसमें कैबिनेट से अप्रूव्ड पॉलिसी को 2 दिन पहले तत्कालीन एलजी अनिल बैजल साहब ने चेंज कर दिया, जिसके कारण से लगभग 400 शराब के ठेके खुले ही नहीं। जब शराब के ठेके खुले ही नहीं यहां पर और हमने पुरानी पॉलिसी लागू कर दी, तो पहले तो कहते थे कि नीति बहुत गलत है।
अब कहते हैं ये नीति बहुत अच्छी थी तो इसी को लागू करना चाहिए था, हम भले ही ठेका ना खुलने दे, भले ही हम लोगों पे कार्रवाई करने दे, एमसीडी परमिशन ना दे, डीडीए परमिशन ना दे, एलजी परमिशन ना दे, लेकिन उसी पॉलिसी को लागू करो। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाली। पर मुद्दा ये नहीं था अब इनसे पूछिए घोटाला क्या है, ये कतई नहीं था। मुद्दा ये था कि अगर कैबिनेट मीटिंग 2021 में होती है और मनीष सिसोदिया जी को एम्पावर कर दिया जाता है कि आप पॉलिसी बना लीजिए, उन्होंने पॉलिसी बना ली। अब पॉलिसी बना ली तो फिर कैबिनेट मीटिंग 2022 में क्यों उस एक्साइज पॉलिसी को बैक डेट से कैबिनेट की मंजूरी दे रही है बिना प्रॉपर नोटिस के? तो मुद्दा ये है से ज्यादा ठेके खुलने नहीं दिए यहाँ पे। नहीं, तो मुद्दा ये है बैक डेट करके तो क्यों आप ठीक कर रहे थे? उसी का तो जवाब दिया मैंने। अरे भाई मैंने बताया तो कि जो अप्रूव्ड पॉलिसी थी, जो शराब के ठेके दिल्ली में खुलने थे, वो इन्होंने खुलने नहीं दिए। एमसीडी ने, दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर। तो इसी बात पर आपने, इसके कारण से पुरानी पॉलिसी इसी बात पर आपने रिफंड भी लेने दिया, लाइसेंसीज को और सब कुछ करने दिया, और एक्सचेकर को जो लॉस हुआ उसकी कोई गिनती। और हमारे पे तो आप कार्रवाई करते हैं, खूब कीजिए कार्रवाई, आप कार्रवाई कीजिए हमारे पर, लेकिन उन घोटालेबाजों का क्या होगा? 42,000 करोड़ का घोटाला डीएचएफएल ने किया, 29 करोड़ बीजेपी को चंदा दिया। कितने बीजेपी नेताओं से पूछताछ हुई? 23,000 करोड़ का एबीजी शिपयार्ड ने घोटाला किया, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा, पता नहीं कितने नाम हैं, हजारों करोड़ लूट के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। येदियुरप्पा पे जेल गए, आप सिर्फ आम आदमी पार्टी से जवाब मांगते हैं, इन्वेस्टिगेशन उनकी कराते हैं, आप बड़े बड़े जो धन्ना सेठ भाग गए उनकी नहीं कराते, ये आप पर आरोप है। और वो हमारे स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त मनीष सिसोदिया जी के घर से, जहां रेड अभी भी चालू है। त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं उस बात का भी जवाब दूंगा, पहले एक लाइन बता दूं। एक्साइज पॉलिसी विड्रॉ करने के उदाहरण में एक उदाहरण भी बता देता हूं। एक कंपनी को ठेका दिया गया और 30 करोड़ रुपए उसका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया गया, और उसके बाद ठेका देने के बाद यह कहा गया कि साहब इसने बाकी शर्तें पूरी नहीं कर पाई, जो परमिशन मिलनी थी पूरी नहीं कर पाई, इसलिए 30 करोड़ वापस कर दिया गया। अब मैं बड़ी सामान्य सी बात कह रहा हूं, अगर शर्तें पूरी होने का दायित्व या तो टेंडर होने से पहले है तो राज्य सरकार का दायित्व है, और अगर टेंडर होने के बाद उस व्यक्ति का था वो नहीं कर पाया तो उसका दायित्व है। दोनों ही में वो 30 करोड़ रुपए उस कंपनी के पास वापस कैसे पहुंच गए, ये अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। बहुत क्लियर कट दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार के 30 करोड़ रुपए चले गए, जो इन्होंने कहा, न चिदवी मेरी पटवी मेरी, न सरकार की गलती न ठेकेदार की गलती, और मगर जनता के 30 करोड़ रुपए ठेकेदार की जेब में वापस चले गए। खैर, अब हम इसके ऊपर आते हैं। जो बातें संजय जी बोल रहे हैं, नाविका जी, आम आदमी पार्टी का आज वातावरण देखिए। ये वो पार्टी है जो सत्ता में आने से पहले कहा था सारी संसद चोर है, सारे के सारे बेईमान हैं, आगे से हमारा जीरो टॉलरेंस ये रहेगा, आरोप लगते ही इस्तीफा दो, आरोप लगते ही मुकदमा चले, एक लोकपाल नियुक्त होना चाहिए जो जिसके ऊपर आरोप लगेगा, आरोप मात्र से सारी उसकी पावर खत्म। आज वो पार्टी है जिसका आरोप तो छोड़िए, मुकदमा दर्ज होने के बाद, कोर्ट से राहत न मिलने के बाद भी इनके मंत्री जेल में हैं। एक तो वो जेलवे में है और जलवाए जलाल के साथ मंत्री भी बने हुए हैं। यह नई पार्टी का एक नया स्वरूप उभर के सामने आ रहा है। अब जो इन्होंने कहा कि आरोप विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों जांच के घेरे में है, भाजपा के नेता क्यों नहीं, मैं उसका भी उत्तर देता हूं। 2014 से पहले जब हम विपक्ष में थे और ये लोग सत्ता में थे, तब बताइए कितने भाजपा नेता उस समय भ्रष्टाचार को लेकर घेरे में थे। हम भी 45 साल से इस देश के अनेक राज्यों में 1977 से सत्ता में रह चुके हैं, 2 बार केंद्र की सरकार चला चुके हैं। जब ये लोग सत्ता में थे विपक्ष में, चलिए आम आदमी पार्टी तो थी नहीं उस समय, नई आई थी, तब भी कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G का घोटाला, कोयले का घोटाला, ये सारे के सारे विपक्ष के ऊपर थे। मुलायम सिंह जी के ऊपर, मायावती जी के ऊपर, लालू प्रसाद यादव के ऊपर, डीएमके के ऊपर, अकाली दल के ऊपर, सब पे मुकदमे थे, सबके ऊपर केसेस चल रहे थे। भाजपा के नेता पे कोई केस नहीं चल रहा था, क्योंकि
क्योंकि भ्रष्टाचार आपका नैसर्गिक चरित्र था, सत्ता में रहे या विपक्ष में। हमारे ऊपर न तब हम जांच एजेंसी के फंदे में थे जब विपक्ष में थे, ना अब हैं। इसलिए जो आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, हकीकत में क्या है कि आप सब लोग भी उसी रंग में रंग गए हैं। राजयोग के साथ राजरोग आ गया है आम आदमी पार्टी में, इसीलिए भ्रष्टाचारियों के साथ ही नहीं, भ्रष्टाचारियों का समर्थन और बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कट्टर ईमानदार नेताओं को कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पा रही। राजयोग के साथ राजरोग, सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन इस डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज दर्शकों को बताना चाहती हूं कि मनीष सिसोदिया के इस मामले में इशू क्या है। अप्रैल 2021 में ठेकेदारों की 144 करोड़ की फीस माफ हुई। मई 2021 में कैबिनेट से सिसोदिया के फैसले को मंजूरी मिली। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई। 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव ने एलजी को चिट्ठी लिखी कि कुछ गड़बड़ी है। 22 जुलाई को 2022 में एलजी ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए। 1 अगस्त 2022 को नई शराब नीति रद्द कर दी गई और 18 अगस्त को सीबीआई की छापेमारी हुई। मैं पूछना चाहती हूं आज आपसे, ये 144 करोड़ का शराब घोटाला का सच है क्या? आज संजय सिंह जी दर्शकों को ये जरूर बताइएगा और ये हमारा राउंड 3 शुरू होता है। ये 144 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 144 करोड़ रुपए कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों के लाइसेंस फीस और तमाम चीजें माफ की गई, ये वही है। ये आपके दर्शकों को मैं बता रहा हूं और आप भी जांच कर लीजिए और आपके सामने ये कागज भी दिखा रहा हूं और इसको पढ़ रहा हूं, जरा ये भी सवाल पूछिएगा भी आप सुधांशु जी से। 40 करोड़ रुपए एमसीडी ने, साउथ एमसीडी ने टोल का माफ किया। 100 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट्स का, वेंडर्स का माफ किया। इसी प्रकार से रेलवे बोर्ड का है, हरियाणा की कैबिनेट का है, ये तमाम कई राज्यों का है कि कोरोना के दौरान कहां कहां कितने कितने करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की गई, हजारों करोड़ का। तो एक पॉइंट रटा रटाया जिसका कोई आधार नहीं है। अभी देखिए वो कैसे बोल रहे थे, कह रहे थे 30 करोड़ रुपए माफ कर दिया। 30 करोड़ रुपए था क्या सुधांशु जी? ये पता है आपको? 30 करोड़ रुपए जो जमा था वो इस आधार पर जमा था कि आपको परमिशन जीएमआर से लेनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर। अब जीएमआर ने जब उनको परमिशन नहीं दी तो उसमें लिखा हुआ था, उस शर्त में लिखा हुआ था, ठेके की शर्त में लिखा हुआ था कि अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो पैसा वापस होगा। पैसा वापस हो गया। अब ये घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। अब आप बताइए 5 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया तो 1-2 लाख करोड़ रुपए तो कमीशन मिला होगा बीजेपी को। 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का आपने राइट ऑफ किया तो जरूर 1-2 लाख करोड़ रुपए कमीशन मिला होगा। आपने 42,000 करोड़ का घोटाला करने वाली कंपनी से 29 करोड़ रुपए चंदा लिया डीएचएफएल से तो जरूर आपने घपला घोटाला कराया होगा डीएचएफएल से, जब 29 करोड़ रुपए आप चंदा ले रहे हैं। तो बिना सिर पैर के कोई भी आरोप लगाना है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लगाते रहिए। उनका कहना है 30 करोड़ माफ किए, वो तो सब राज्यों में कोरोना के दौरान में हुए थे, तो इनके लिए वो स्कैम क्यों, घोटाला क्यों, आपके लिए क्यों नहीं? और दूसरा सवाल, कमीशन के रेट्स बता रहे हैं जो घोटाले पहले हुए हैं उनके हिसाब से, जवाब दीजिए। देखिए, तीनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले मैं टेक्निकल बात करता हूं। ये 30 करोड़ रुपए इस बात के लिए उनसे गारंटी में रखवाए जाते हैं, इन्होंने कहा कि उनको एयरपोर्ट से परमिशन मिलनी थी। यही तो मैंने कहा, परमिशन किसको लेनी थी? अगर सरकार को लेनी थी तो सरकार ने बगैर परमिशन के उनको क्यों ठेका दे दिया? और यदि सरकार का काम नहीं था परमिशन लेना और परमिशन लेना ठेकेदार का काम था और ठेकेदार परमिशन नहीं ले पाया तो सरकार ने अपना 30 करोड़ रुपया उसका वापस माफ क्यों कर दिया? इतनी सी तो बात मैंने कही थी। 2 में से एक की जिम्मेदारी होगी ना परमिशन लेना।
मगर यहां पर दोनों को क्लीन चिट दे के आखिर में सरकार ने उसका पैसा उसको गिफ्ट कर दिया। माफी इसे कहते हैं जनाब। अब आप राइट ऑफ को माफी करने लगते हैं। 10 लाख करोड़ की जो आप बात कह रहे हैं, ये जितने भी लोग थे, एक ने भी उस जमाने में लोन हमारे जमाने में नहीं लिया था, और एक पे भी एक मुकदमा छोड़िए, एक चिट्ठी नहीं दर्ज थी। हमारे आने के बाद चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चोस्की हो, नीरव मोदी हो, सब पे मुकदमे दर्ज हुए, ईडी के मुकदमे दर्ज हुए, उनकी संपत्तियां जब्त की गई, हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई और बैंकों को दी गई। 19,000 कुछ करोड़ रुपए की तो संपत्ति उन लोगों की जब्त की गई। और उसके बाद अब बता रहा हूं राइट ऑफ क्या होता है। जैसे विदेश में जो उनके खाते हैं, उनसे पैसा भारत सरकार अभी नहीं निकाल सकती जब तक कि कानूनी प्रक्रिया विदेश की पूरी ना हो जाए। तो वो पैसा जो हमें उनसे लेना है, वो वर्तमान साल के लिए या अगले 2 वर्षों के लिए, जिसे आम भाषा में कहते हैं बट्टे खाते में डाल दिया जाता है कि ये फिलहाल इस साल में हमें आना नहीं है, यद्यपि ये हमें आना है। यानी जैसे ही हम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो वो पैसा लेंगे। इसको कहते हैं जनाब ईमानदारी से काम करना, कि उनके जब्ती करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना। मगर जो आप चंदे की बात करते हैं जनाब, तो आप तो वो पार्टी हैं जो 20,000 रुपए की एक कप चाय पिलाते थे। नाविका जी याद करिए, इनकी चाय पार्टी में 20,000 रुपए की एक चाय होती थी, और 20,000 की क्यों होती थी, वो 15 या 25,000 की क्यों नहीं? क्योंकि उस समय नियम यह कहता था कि 20,000 रुपए तक का अगर कोई कैश किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो उसका नाम पता बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा था, 1000 लोगों को दिखा दीजिए कि उन्होंने चाय पी और तमाम पैसा अंदर हो गया। अब ईमानदारी से कहते हैं कि हमारी सरकार ने आके यह रूल चेंज कर दिया, अब 2,000 रुपए तक ही सिर्फ कैश अलाउड है, बाकी आप चेक से लीजिए। तो अब जो ये बात कह रहे हैं, हमने तो जो चंदे लिए हैं वो चेक से लिए हैं, जनता की जानकारी के ऊपर है। अब यह बता दें कि ये इन्होंने चंदे किससे लिए हैं। अब दूसरी बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपकी ईमानदारी की बात है, वो आप ईमानदारी थोड़ा प्याज के छिलकों की तरह खुल गई है मान्यवर। अब इतना आसान नहीं है कि आप ईमानदारी का वह प्रभाव लोगों को दिखा सकें, क्योंकि आप कितने कट्टर ईमानदार हैं और कितने फर्माबरदार हैं वो सबको दिखाई पड़ रहा है। अब अंत में एक बात और कह दूं, इन्होंने ये बात कही कि 144 करोड़ रुपए कोरोना में माफ कर दिया गया। गजब है। देखिए नाविका जी, हम लोगों ने कोरोना काल में किसको दिया? 81 करोड़ गरीब लोगों को अनाज दिया, हमने मुफ्त का वैक्सीन दिया उन लोगों को, हमने किसानों को दिया, इन्होंने शराब के व्यवसायियों का माफ किया। अगर मैं पूछना चाहता हूं तो तमाम दुकानदारों के दुकान नहीं चली, आपने कितनों के टैक्स माफ किए? जिस जमाने में आप कहते, सुनिए, रेडी वाले नहीं चले, सुनिए तो, रेडी वाले, खोमचे वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले सब बेचारे कोरोना काल में बेकार थे, उनको तो कोई गिफ्ट नहीं मिली। सिर्फ शराब के व्यवसायियों को 144 करोड़ रुपए माफ हुए। तो ये भी दिखाई पड़ता है कि किससे मोहब्बत और किससे दिखावटी मोहब्बत। लेकिन आरोप आप पर जरूर है इस वक्त त्रिवेदी साहब, और यही राउंड 4 का सवाल है कि मोदी सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का कहना नहीं है, तृणमूल कांग्रेस ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, चाहे वो आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो इस देश की, वो कहती है कि दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। इस आरोप पर आप क्या जवाब देंगे? आपने बहुत अच्छा बात किया, आपने 3 पार्टियों का नाम दिया, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और आरजेडी। अब जवाब देता हूं। तृणमूल कांग्रेस के नेता के यहां 50 करोड़ रुपया कैश और कई किलो सोना बरामद हो गया, और उसके बाद पार्थो चटर्जी ने कहा, अर्पिता मुखर्जी ने कहा यह चंदा पार्थो चटर्जी का है, ममता बनर्जी ने कहा पार्थो चटर्जी मेरा नहीं है। गजब है। और वो पार्टी कह रही है, जिसका मतलब जनता ने सामने देखा, वो कह रही है दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आइए कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी जिसकी एजेएल यानी नेशनल हेराल्ड, आम जनता को समझने के लिए बता दूं, जिसके पास 3,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी, जिस कंपनी के पास 3,000 करोड़ की संपत्ति हो, वो 90 करोड़ के कर्जे में डूब गई। और वह कब डूबी? 1993 में उन अखबारों का बंद हुआ प्रकाशन जब कांग्रेस की सरकार थी, और 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। वो कहते हैं, ये तो मतलब किसी आम आदमी को समझ में आ जाएगा क्या घपला है। और आरजेडी, ये लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर मुकदमा कब दर्ज हुआ था चारा घोटाले का? 1996, जब जनता दल की सरकार थी केंद्र में लालू यादव जी की सरकार थी, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उस जमाने में मुकदमा दर्ज हुआ।
और उसके बाद चढ़ाई हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो तीनों पार्टियों का उत्तर हमने दे दिया। तीनों के सामने तीनों की स्थिति वही है कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। जवाब दीजिए संजय सिंह जी। देखिए, ईडी सीबीआई का ये दुरुपयोग करते हैं, ये इस बात से ही साबित होता है कि 3000 छापे मारे हैं इनके शासन में, 3000 छापे, और 3000 छापों में मात्र 29 लोगों पे आरोप सिद्ध कर पाए ये लोग। ये है ईडी की असलियत। तो सीबीआई और ईडी किस प्रकार से दुर्भावना से काम कर रही है, ये सबको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने आज एक बात स्वीकार जरूर कर ली कि 2024 का जो चुनाव होगा वो चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, वो चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। और अब आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, केजरीवाल और उनका मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है। आपने एक बड़ी घुमाने वाली बात कर दी इस टीवी चैनल पे, नहीं बताऊंगा तो दर्शकों को गलतफहमी रहेगी। मान्यवर, आपके मंत्री का जवाब है राज्यसभा के अंदर, जिसके सदस्य आप भी हैं, मैं भी हूं। कब का? 7 दिसंबर 2021 का। और उन्होंने बताया है कि जितना लोन राइट ऑफ हुआ है उसमें मात्र 86,986 करोड़ रुपए हमने वापस लिया। 86,986 करोड़ रुपए, यानी कि 11 लाख करोड़ रुपए लोन माफ किया, 86,986 करोड़ रुपए आपने वापस लिया, और आज भी 10 लाख करोड़ रुपए जो राइट ऑफ है वो वापस नहीं ले पाए आप। तो ये जो बट्टे खाते में डालने की बात करते हैं, ऐसे ही किसानों का भी बट्टे खाते में डाल दीजिए, बेरोजगार नौजवानों का भी बट्टे खाते में डाल दीजिए, छोटे व्यापारियों का भी बट्टे खाते में डाल दीजिए, छोटी मोटी ईएमआई जिनको भरनी पड़ रही है अपने फ्लैट के लिए उनका भी बट्टे खाते में डाल दीजिए। ये अपने मित्रों का ही आप बट्टे खाते में क्यों डालते हैं? और आप मुझे 20,000 की थाली का सिखा रहे थे। अरे वो 20,000 की थाली तो लोग चेक से पैसा देके जाते थे, 20,000 की थाली का। लेकिन आपने हिंदुस्तान की आजादी के बाद वो सिस्टम लागू किया जिससे आप दुनिया की सबसे बड़ी अमीर पार्टी बन गए। नाविका जी, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे अमीर पार्टी है। आपको चंदा कहां से मिल रहा है भैया? कौन कौन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपको रुपया पहुंचा रहा है, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए? उसका सच लाइए देश के सामने और बताइए कितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है बेनामी आपको। लेकिन संजय सिंह जी इस पे सवाल तो ये भी उठता है, क्योंकि तो आपकी पार्टी बनी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्लेटफॉर्म पर। मैं पूछना चाहती हूं, आपने कहा था सबसे ट्रांसपेरेंट आपकी पार्टी होगी। आपने शुरू में डोनेशंस कंप्यूटर पे अपने वेबसाइट पे डालने शुरू किए थे, वो क्यों हटा दिए? ट्रांसपेरेंसी कहां चली गई? और आप भी तो नहीं बताते कौन से कहां से आए। कि आपका नाम अभी डाल दे तो आपके घर पे छापा पड़ जाएगा। अभी आप 1 लाख रुपए चंदा दे दीजिए आम आदमी पार्टी को, दूसरे दिन पुलिस पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगी आपके यहां, इसलिए हटा दिया। लेकिन वो सारा कुछ सारा चुनाव आयोग में जमा करना पड़ता है, वो कहीं छिपाते नहीं हम। तो सुधांशु और आपको याद होगा पूर्व इलेक्शन कमीशन का बयान, आप डोनेशन देने वालों के घर पर भी छापा मार देंगे, इस डर से वो दिखाते नहीं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अपने चंदे का हिसाब देती है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखवा रही हूं दर्शकों, सीबीआई की टीम जो इस वक्त मनीष सिसोदिया जी के घर पर है, सीढ़ियों से उतरते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। कैमरा नंबर 1 पर शायद सिसोदिया जी भी मुझे लगा उनके साथ में दिखाई दिए थे हमारे कैमरा के फ्रेम पर। लेकिन ये सीबीआई की टीम इस वक्त, ये कैमरा 1 है और कैमरा 2 जो गेट नंबर 2 से हमें सीधी तस्वीरें दे रहा है, दोनों तरफ कैमरा है। हमारे पास सवाल कई हैं और सवाल 5, 6, 7 3 राउंड के सवाल एक साथ पूछूंगी। क्या सिसोदिया के घर पर छापा केजरीवाल को खत्म करने का प्लान है बीजेपी का?
क्या कानून तोड़कर शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया है सचमुच, या एक राजनीतिक झगड़ा है? और सवाल नंबर 7, कोरोना काल में एक्साइज डिपार्टमेंट ने मनीष सिसोदिया के ऑर्डर पर 144 करोड़ की गैर कानूनी रियायत शराब व्यापारियों को क्यों दी? इसका सच क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं पूछना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, मुद्दा घूम फिर कर लोगों का, पब्लिक का ये आता है कि क्या बीजेपी अपने सारी प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त करना चाहती है, खास करके केजरीवाल? देखिए, पहले मैं बताता हूं, देखिए संजय जी अभी बोलते बोलते अपने पहले वक्तव्य दूसरे वक्तव्य में कैसे सत्य को उजागर कर गए। इन्होंने पहले में कहा आपको कहां कहां से चंदा मिलता है ये बताइए। जब आपने पूछा कि वेबसाइट पे क्यों नहीं देते तो क्या बोले, नहीं सब चुनाव आयोग में देना पड़ता है, कुछ भी छुपता नहीं है। भाई कुछ भी छुपता नहीं है तो काहे छुपा रहे थे? हमने तो कहा, आपने मान लिया ना कि सब कुछ चुनाव आयोग के पास है, तो किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी कमी नहीं। मगर वेबसाइट पे डालने में जानते क्या समस्या हो गई थी? याद करिए 3 ऐसी कंपनियां थी जिनकी नेटवर्थ नहीं थी उतनी, 1 लाख रुपए से कम की नेटवर्थ थी और 50-50 लाख रुपए डोनेशन दे दी थी। ऐसी कंपनियां थी जो रात में क्रिएट हुई थी और सुबह डोनेशन दे दी थी। ऐसी 3 कंपनियों की बात आई थी जिनकी नेटवर्थ से ज्यादा डोनेशन आया था। इस कारण से वो मजबूरी हुई। और ऐसी बात नहीं है, राजनीति में आए हैं तो बहुत सारी चीजें कहीं कुछ और करती जाती है। तो वो पार्टी जिसने अपने अंदर एक लोकपाल नियुक्त किया था, अपने अंदर कि पार्टी में कोई आरोप लगेगा तो सबसे पहले हमारा लोकपाल एडमिरल रामदास, और जैसे ही उन्होंने 2 सवाल केजरीवाल जी से पूछे, आउट, तुरंत उन्हें बाहर कर दिया गया। अब हम इसके ऊपर आते हैं, जो ये आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। अभी देखिए नाविका जी, आपने क्या कहा, ईडी सीबीआई की बात आ रही है तो वही बात ममता जी कह रही हैं कि हमसे मुकाबला है इसलिए हमारे ऊपर हो रहा है। अब आइए, अभी बिहार में परिवर्तन हुआ है तो तेजस्वी जी और ये नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं, हमसे मुकाबला है इसलिए हमारे साथ हो रहा है। पवार साहब और वो क्या कह रहे हैं, हमसे मुकाबला है इसलिए महाराष्ट्र में सरकार गिर गई है। और परमानेंट मुकाबले वाले युवराज तो खड़े ही हैं। तो भाई हमसे मुकाबला तो बाद में करें, पहले आपस में मुकाबला करके ये तय कर लें कि मुकाबले के लिए खड़ा कौन होने वाला है। हकीकत में कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। मोदी जी वर्सेज एक क्वेश्चन मार्क है और उस क्वेश्चन मार्क के लिए सब लोग आपस में धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे बनकर लड़ रहे हैं। मैं सज्जय सिंह जी आपसे पूछना चाहती हूं, और यह है सवाल नंबर 8 कि कैबिनेट के जो रूल्स थे उसको तो दरकिनारे किया गया, लेकिन एक अजीब सी बात सामने आई है कि इंपोर्टेड लिकर जो है, इंपोर्टेड लिकर पर आपने 50 रुपए ऑफ कर दिया, यानी कि बियर जो बाहर से आती थी वो सस्ती हो गई। अब ये सस्ती करने के पीछे भी एक सवाल उठाया गया है विजिलेंस रिपोर्ट पे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सरकारें कितने रेट पे कौन सी शराब बिकनी है ये भी कैबिनेट में तय करती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारे बिंदु जो आप बता रही हैं और जो उन्होंने एफआईआर में दर्ज किया है उसकी तो जांच सीबीआई करेगी ही करेगी, और जांच करे, उनको हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कैसे काम कर रहे हैं ये लोग, और आपके दर्शकों को भी पता होना चाहिए, पूरे देश को पता होना चाहिए। जो मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आते हैं, एयर कंडीशन कमरे बच्चों के लिए बनाते हैं, एथलीट का ग्राउंड बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं सरकारी स्कूलों में, उन पर इन्होंने 2019 में कंप्लेंट ली कि 20 लाख रुपए के कमरे बनाए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। और आपको मालूम है कितने दिन में जांच शुरू की? आपको पता है? 2 दिन 3 दिन में नहीं, 2-3 महीने में भी नहीं, 3 साल के बाद एसीबी कह रही है इससे संबंधित कोई साक्ष्य हो तो लेके आइए। यह इनकी दुर्भावना का उदाहरण है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यह मसला शराब का नहीं है, यह मसला है केजरीवाल की लोकप्रियता का, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का, केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल का। और यह साबित क्या करना चाहते हैं? इनके यहां जैसे येदुरप्पा जैसे घोटालेबाज, रेड्डी ब्रदर्स जैसे घोटालेबाज, व्यापम के घोटालेबाज और तमाम जो घोटालेबाज इनकी पार्टी में आ जाते हैं वो तुरंत पवित्र हो जाते हैं। आपको याद होगा अजीत पवार जी के लिए पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, पवार साहब पिसिंग। 6:30 बजे सुबह जाकर उनके साथ शपथ ले ली। संजय राठौर के लिए कहा आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे, बर्खास्त करो इसको। उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त किया,
खुद अपने मंत्रिमंडल में उसको मंत्री बना के ताली बजा रहे थे कि बहुत बढ़िया है, संजय राठौड़ जैसा ही मंत्री चाहिए। यही है इनका असली चेहरा। 50-50 करोड़ में विधायक खरीदने वाले लोग और जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, वो लोग आज भ्रष्टाचार पे कार्रवाई की बात करते हैं तो हंसी आती है। अरे कार्रवाई करना है तो कैसे किया जाता है, हमसे सीखिए। कोई आपने जांच नहीं शुरू की थी, कोई ईडी सीबीआई नहीं लगी थी, कोई दिल्ली पुलिस और कोई पुलिस नहीं लगी हुई थी। हमारे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने, केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने, जैसे उनको भ्रष्टाचार से संबंधी शिकायत मिली, हमने अपने मंत्री को निकाल के बाहर कर दिया। लेकिन बुनियादी फर्क है उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में। आप जो कर रहे हैं वो उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो हमारे ऊपर कई बार छापेमारी और कार्रवाई करके थक हार चुके हैं। इस बार भी थकेंगे। तो सुधांशु जी जवाब दीजिए, इतना समय क्यों लगता है? अगर पहले किसी मुद्दे पर इन्वेस्टिगेशन है तो 3-3 साल तक इन्वेस्टिगेशन सामने क्यों नहीं आती? सुधांशु त्रिवेदी, तमाम आरोपों पर जवाब दीजिए। नाविका जी थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। बहुत हाँ, देखिए, पहले तो जिन्होंने उत्पीड़न की बात कही, देखिए नाविका जी, जो ये इन्होंने उत्पीड़न की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं जिन पार्टियों पे घनघोर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आरजेडी, डीएमके, एग्जैक्टली वो लोग यही भाषा बोलते थे कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है। जो आज आम आदमी पार्टी बोल रही है, जो अपने को सबसे बड़े अलग राजनीति का अलंबरदार बन के आए थे, वो एग्जैक्टली वही भाषा बोलने लगे जो भ्रष्टाचार में सबसे अधिक आकंठ डूबी पार्टियों के साथ होता था, और उन्हीं का आप साथ भी लेने लगे। अब उसी प्रकार की आप भाषा बोलने लगे। अब हम एक और बात कहना चाहते हैं, देखिए आपने जो बात कही है, अगर ईमानदारी से आप पूरी तरीके से सही थे तो आपको कोई हो हल्ला करने की जरूरत ही नहीं थी। आप सीधे सीधे जाते, कहते ये पॉलिसी है, ये सब कुछ सही है, आपको जो जांच करना हो कर लीजिए। आपने पॉलिसी पलट ली, इससे बिल्कुल साफ हो गया कि साफ साफ दिखाई पड़ता है। अब दूसरी बात एक और कहते हैं, ये 50 रुपए आपने जो कम किए इंपोर्टेड शराब पे, तो इंपोर्टेड शराब बनाने वाली जो विदेशी कंपनियां हैं, तो जिन उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं उनसे बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उन उद्योगपतियों से ज्यादा बड़ी हैसियत उनकी है। उनको किस बात का फायदा दिया जा रहा है भाई? और इतना ही नहीं किया, शराब के घंटे बढ़ा दिए, अब दिल्ली में रात 3 बजे तक शराब मिल सकती है। इतना ही नहीं किया, शराब पीने की उम्र घटा दी, यानी 18 साल कर दिया। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जाकर शराब पी सकते हैं। इतना ज्यादा आप उनके ऊपर उदार क्यों नजर आ रहे हैं, या हमारी समझ के बाहर है? और उसके बाद आप इस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास करते हैं कि जो कुछ किया जा रहा है वो सरकार विद्वेष के कारण कर रही है, इस कारण से कर रही है, उस कारण से कर रही है। पर हकीकत में तो सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि शराब के व्यापारियों का कमीशन बढ़ा, इंपोर्टेड शराब पर कॉस्ट बढ़ी, शराब के लिए घंटे बढ़े, शराब की आयु कम हुई, और उसके बाद 100 बातों के बाद शराब की पॉलिसी पलट दी, और उसके बाद साहब कोई गलत नहीं है। हमारे तो इसलिए कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए। अरे भाई, लोकप्रियता आपकी जब भी हुई जब आप कांग्रेस से लड़े हैं, आपने शानदार विजय प्राप्त की है। हमसे लड़े हैं, हमेशा पराजित हुए हैं। और लोकप्रियता तो जनता को तय करने दीजिए ना, जनता तय करेगी कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन लोकप्रिय है और कौन अपनी बात से पलटता है, फिरता। पुरानी बातें हम याद नहीं दिलाना चाहते। इसलिए मेरा यह मानना है कि जब कुछ नहीं रह जाता है तो लोकप्रियता का आवरण देकर आप एजेंसीज को दबाव में लेना चाहते हैं। ये तो नया पैतरा है। देखिए, कांग्रेस कहती है वो विक्टिम कार्ड खेलती है, ये विक्टिम कार्ड से ज्यादा पॉपुलरिटी कार्ड खेल रहे हैं। मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर नए सिरे से करना है राजनीति तो कुछ नया करने की तो आपके अंदर क्षमता है, यह दिखाई पड़ता है। और इंपोर्टेड शराबी नहीं साहब, इंपोर्टेड न्यूज पर भी आपको बड़ा भरोसा है, इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स को आप कोट करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स की बात कही तो ये वही अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स जो प्लेटफॉर्म देता है पाकिस्तान के इमरान खान को, जो प्लेटफॉर्म देता है जरदारी को। क्या हमें न्यूयॉर्क टाइम्स की एंडोर्समेंट की जरूरत है संजय सिंह जी? सवाल नंबर 1। लेकिन इससे भी बड़ा जो सवाल है मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस नोट में लिखा हुआ है, और नोट में सीधी तरह लिखा हुआ है कि किस तरह आपने जो 400 ठेके थे उसको 800 बनाने की कोशिश की, और आपने कहा कि 400 ठेके जो बंद थे उन्हें खुलवाना था। ठेके खुलवाने का बहुत चिंता था। मुझे अगर आप बताना चाहें, और एक माँ होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते मैं जानना चाहती हूँ, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए
कितने एक्स्ट्रा टीचर लिए गए हैं, कितने टीचरों को नौकरी पे रखा गया है, इसका अगर आप नंबर दे दें तो शायद दिल्ली की जनता खुश होगी कि इतने एक्स्ट्रा टीचर्स होंगे अब बच्चों को पढ़ाने के लिए, शराब के ठेकों के बना। मैं तो नाविका जी हैरान हूं कि आप इतनी सीनियर रिपोर्टर और इतनी सीनियर पत्रकार होके इतनी नादान बन रही हैं कि दिल्ली में स्कूलों में कोई काम ही नहीं हुआ और आपको पता भी नहीं है। तो मुझे मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रही हूं कितनी टीचर्स बढ़ाई है, मैंने सीधा सवाल पूछा है कितनी टीचर्स भर्ती की हैं। अरे सुनिए ना, पूरी बात आपने जो पूछा वो सुनिए जी, उसका जवाब सुनिए। यही तो परेशानी है आप लोगों से। आपको पूरा पता है जरदारी का क्या छापा था और वहां तक क्या छापा था और दिल्ली में कितने स्कूल के कमरे बन गए और एयर कंडीशन कमरे बन गए और सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन गया और एथलीट का ग्राउंड बन गया और हॉकी का ग्राउंड बन गया और दिल्ली के टीचर्स विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। ये सब आपको नहीं पता। बढ़ गए। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में जरदारी तक की खबर आप पढ़ लेती हैं। आप जरदारी तक की खबर पढ़ रही हैं, यहां का नहीं देख पा रही हैं दिल्ली में, जहां पे आपको सब कुछ दिखाए। हाँ, सुन तो लीजिए आप। और दिल्ली में एक पैमाना पकड़िए आप, 5 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन आ रहा है। कितने बढ़ गए, स्कूल कितने बढ़ गए, इसलिए उसको दरकिनार सारे डाटा ले लीजिए ना। स्कूल कितने बढ़ गए वो भी एक चैनल पे पूछ रहे थे, इन्हीं को लिस्ट भेजा था मैंने। कहिए तो बैठ के अब आपको सुनाऊं। और आप इतनी सीनियर रिपोर्टर हैं, परवेज मुशर्रफ जब हिंदुस्तान आए थे आप लोग कैमरा ले लेके दौड़ रहे थे, दिन रात उसको यहां पे दिखा रहे थे। क्यों दिखा रहे थे आप? फ्रंट पेज पे अखबारों में छाप रहे थे, दैनिक जागरण से लेके सारे अखबार परवेज मुशर्रफ छापे पड़े हुए थे, अटल जी के साथ गले मिलते हुए फोटो। एंडोर्समेंट नहीं करवा रहे थे। अरे तो अभी तो आप क्या उदाहरण दे रही थी? खबर रिपोर्ट करना आप क्या उदाहरण दे रही थी? हमारा दायित्व है। ये खबर नहीं लगती आपको? दिल्ली के शिक्षा मंत्री की खबर छप गई न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो आपको परेशानी है? नहीं, मुझे परेशानी नहीं है। केजरीवाल के शिक्षा मंत्री के मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि आपको उनकी एंडोर्समेंट की क्या जरूरत है? आपको परेशानी है? नहीं छपनी चाहिए। नहीं, आपको एंडोर्समेंट की क्या जरूरत है? अगर आपने टीचर्स बढ़ा दिए हैं, आपने स्कूलों के नंबर बढ़ा दिए हैं, तो आपकी कहानी खुद ही बोल रही है। में आप भी शामिल थी, सुबह से इनके झूठ में आप भी शामिल थी। सुबह से झूठ बोल रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में विज्ञापन छपवाया है। मेरी भी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, लेकिन मैं सवाल बहुत सिंपल सा पूछा है, कितने स्कूल बढ़ गए और कितनी टीचरें बढ़ गई, कितने ठेके बढ़ गए, ये मुझे पता है, ये नंबर है। लेकिन कितनी टीचरें बढ़ गई और कितने स्कूल बढ़ गए, मैं ये नंबर आपसे पूछ रही हूँ। सिंपल सा सवाल है। बताइए ठेके कितने बढ़े दिल्ली में? नाविका जी बताइए ना, अभी तो आपको पता है ना ठेके कितने बढ़े। आप बताइए ना कितने ठेके बढ़े। ठेकों का मैं हिसाब नहीं रखती, मैं टीचरों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्टेड हूँ। तब आप इंटरेस्ट, आपको कुछ नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, मुश्किल यही बात की है। नहीं, आप बता देना। आप सुनना ही नहीं चाह रही हैं। मैं ज्ञान वृद्धि करना चाहती हूँ। आप वही सुनना चाह रही हैं जो सुनाना चाह रहे हैं। मैं ज्ञान वृद्धि करना चाह रही हूँ। आप बता दीजिए कितने टीचरों की भर्ती हुई सरकारी स्कूलों में और कितने सरकारी स्कूल बढ़ गए दिल्ली में। बोल रही हैं, मैंने सिर्फ नंबर समझ रहे हैं इस बात को कि आप मुझे सुनना नहीं चाह रही। नहीं, मैं बिल्कुल सुनना चाह रही हूँ। आप लगातार आप एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप साबित कर रही हैं कि आप कुछ सुनना नहीं चाह रही हैं। आप ये साबित कर रही हैं अपने दर्शकों के सामने कि आप बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से बातें पूछ रही हैं, आप कुछ सुनना नहीं चाह रही हैं। मैं वेट कर रही हूं। मैं आरोप गलत है, मैं सुनने के लिए, मैं यहाँ सुनने के लिए इंतजार कर रही हूं, इंतजार कर रही हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्वीट करके अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया कि कोई पेड न्यूज नहीं थी, उन्होंने दिल्ली के शिक्षा के ऊपर खबर छापी। ये आपने दिखाया अपने चैनल पे, बिल्कुल आपने जानकारी दी, आपके सामने बैठ के वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल वो बैठ के आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। खलीज टाइम्स, और खलीज टाइम्स की क्या खबर है? खलीज टाइम्स की जो खबर है उस खबर में नीचे लिखा हुआ है सौजन्य से न्यूयॉर्क टाइम्स। मैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में पूछ रही हूँ, कितने टीचर और कितने स्कूल। सर, सिंपल सा सवाल है,
अब अरे इतनी तो अभी तो आप इजाजत दे जरदारी दीजिए। और इमरान खान और सब तो बता रही थी, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया तुरंत। अब मैं इनको अभी जवाब देना जरदारी चाहता और हूं, इमरान नाविका खान जी। सब आपको पता थे। मैं नाविका जी मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं, आप मत दीजिए जवाब, आपसे जब पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा। नहीं, आपसे दिल्ली के सरकारी नए स्कूल भी बने हैं, दिल्ली में सरकारी भैया, स्कूलों के आपने बहुत टीचर बोल भी दिया, बढ़े मैं हैं भी और बताना दिल्ली चाहता में स्कूलों का स्तर भी सुनिए। बढ़ा है और दिल्ली में कॉम्पिटिटिव लड़के आप भी बोल निकले लीजिए, हैं। उसके बाद मैं जवाब देता हूं। एजेंडा मत चलाइए अपने चैनल पे। ओके, ठीक है, एजेंडा चलिए। मत चलाइए, मैं कह रहा हूं। सुधांशु अरे त्रिवेदी। चलिए, अब मैं बताता हूं। अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। अब मैं बोल लूं संजय जी, अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह क्लैरिफिकेशन दिया कि उसने दिल्ली में आके स्टडी किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स बताएगा 29 राज्यों में से कितने राज्यों में गए वो स्टडी करने, जो उन्होंने कह दिया सर्वश्रेष्ठ मॉडल जो है वो दिल्ली का है। अरे भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं दावे से कहता हूं, उदाहरण नहीं दे सकता कि वो दिल्ली में अपने रिपोर्टर नहीं रखते। जाके कब कैसी आप अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे थे, पढ़े लिखे दो में से एक बात है। अरे भाई, आप सुधांशु जी इतने पढ़े लिखे लोग होके आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? नहीं किया, तुलनात्मक लिखेगा सर, तो बीबीसी सब अपना राज्यों में रिपोर्टर जाके रखता है कि नहीं लिखेगा। रखता है दिल्ली में? क्या तरीका है भाई बहस करने का? क्या बात आप कर रहे हैं? संजय सिंह जी, भाई अब उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। अब अगर वो कहेगा जवाब कि दे ये रहे हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ आपको मॉडल टिप्पणी है, करनी होगी तो उसने मैं समय comparison दूंगी। क्या पहले किया? सुधांशु या त्रिवेदी जी फिर को वो सुनो। बुलाया गया था, ये भी कह दीजिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, सुन लीजिए पूरी बात संजय जी। ये खलीज टाइम तो निकलता है मिडिल ईस्ट से और न्यूयॉर्क टाइम्स निकलता है अमेरिका से। आप कह रहे हैं कि वो सौजन्य से न्यूयॉर्क टाइम्स को छापा उसने, यानी उसने कर्टसी ली। कितने मीडिया वाले दूसरे खबर छापते हैं, ये सारे दर्शकों को पता है। एक अखबार कभी दूसरे के अखबार को नहीं छापता है। ये सौजन्य से तब छापता है जब उसे कहीं से सौजन्य प्राप्त भी हो रहा होता है, तब उसके सौजन्य से खबर छपना शुरू होती है। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी कोरोना काल था, कितनी आलोचना लिखी इसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने और टाइम्स ने। मोदी जी की फ्रंट पेज पे फोटो लगाकर और जलती हुई लाशें देकर दिखाया, कहते व्हाट मोदी हैज डन टू द वर्ल्ड। और हैसियत नहीं थी इनकी कि इन्होंने शी जिनपिंग के लिए लिखते, जिसने कोरोना जहां से निकल के आया, कि व्हाट चाइना हैज गिवन कोरोना, बल्कि वो कहते रहे इंडिया हैज गिवन कोरोना। उन अखबारों के आधार के ऊपर मैं सारे दर्शकों को कहता, जाके चेक करिए क्या क्या लिखा कोविड में इस अखबार ने भारत के बारे में। चू नहीं बोला चाइना के बारे में। और आज तक नहीं, 25 साल से उठा के देख के न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूं, 28-29 जुलाई 2002 मैं अमेरिका में था। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में उस जमाने में इंडिया की खबरें छपती रही थी, 2 फुल पेज गुजरात के ऊपर। बताइए साहब, पोखरण एक्सप्लोजन को उसने ज्यादा कवर किया था या गोधरा को? उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसने हमेशा भारत के खिलाफ खबर लिखी, जिसने कश्मीर में भारत के खिलाफ लिखा, जिसने पाकिस्तान के पक्ष में लिखा, सारा ट्रैक ले लीजिए, उसने आकर सिर्फ आपका मॉडल स्टडी किया, 29 में से किसी अन्य राज्य का स्टडी नहीं किया। और वो बड़ी नई, और इतना ही नहीं, बयान इधर आया केजरीवाल जी का, सफाई वहां से आ रही है। दर्शकों समझिए, सौजन्य में कितनी सहजता, कितना संयोग है कि इधर यहां सवाल पूछने शुरू हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे जवाब देने लगा। अभी तो वहां रात होगी भाई, न्यूयॉर्क में तो रात होगी, अभी 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है। सवेरे से यहां आरोप लग रहा है, रात में उठ के जवाब दे दिया। गजब का सौजन्य है साहब। जनता इतनी नासमझ नहीं है, 21वीं सदी की युवा पीढ़ी है। ये सारे फैक्ट सबको समझ में आते हैं कि रात में उठ के न्यूयॉर्क टाइम्स के लोगों ने कैसे फटाफट यहां जवाब दे दिया। अभी चेक करिएगा तो वहां सुबेरा अब हुआ होगा 1-1.5 घंटा पहले। मैं मुद्दा टाइम अभी नहीं शुरू हुआ होगा। मैं मुद्दा वापस लाती हूं इस बात पर कि क्या मनीष सिसोदिया और इस पूरी शराब पॉलिसी को लेकर तथ्य है या नहीं है। टाइम होगा इस वक्त? सर, मुद्दा ये नहीं, कोई तथ्य नहीं है, बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। में अब सुबेरे के 11 बजे बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। झूठे का भाई, और बहुत ही अच्छी बात है। कितना बजा था? अच्छा बताइए, अगर बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं तो बौखलाहट क्यों, इतना बवाल क्यों, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? और अगर इतनी अच्छी है स्कूल और इतनी अच्छी है एजुकेशन स्टेटस दिल्ली के, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडोर्समेंट की जरूरत क्यों? सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि सीबीआई कितनी देर लगाएगा दूध का दूध और पानी का पानी करने में। क्या ये सही है कि मोदी सरकार की एजेंसियां विपक्ष के पीछे पड़ी हैं, जो आरोप लगते आए हैं? और दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि जो
पॉलिटिकल पार्टी बने थे सबसे अलग बनने के लिए, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यानी करप्शन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। वो आज करप्शन के मुद्दे पर इतने बैकफुट पर क्यों? ये सवाल है पब्लिक का, और आज इस शो में सारे सवाल और जवाब आपके सामने। आप क्या समझते हैं, हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। संजय सिंह जी को और सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इजाजत लेती हूं दर्शकों आपसे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। नमस्ते पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रही है न्यूज की पाठशाला।